आज का लेसन है मियोसिस सेल डिवीज़न और इसे हम एनिमेशन से अच्छे से समझेंगे। और इससे पहले क्या है, माइटोसिस सेल डिवीज़न हो चुका है, ठीक है। तो उसे आप पहले देख के आएंगे तभी ये मियोसिस सेल डिवीज़न अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि क्या है, मियोसिस सेल डिवीज़न माइटोसिस से थोड़ा हार्ड है। और बहुत सारा चीज़ें क्या है, माइटोसिस से सीखने के बाद मियोसिस से अगर सीखोगे तो बड़ा आसान होता है। तो पहले माइटोसिस से चेक करके आना, फिर मियोसिस सेल डिवीज़न देखना, ठीक है। तो मियोसिस सेल डिवीज़न यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है कोशिका में, और यह जनन अंगों में होता है, मतलब जनन प्रक्रिया के लिए होता है। तो इसमें दो होता है विभाजन। पहला तो हेटरोटॉपिक डिवीज़न होता है, जिसमें एक कोशिका का जो डीएनए होता है, मतलब द्विगुणित होता है, मतलब हैप्लॉइड होता है, तो उसका आधा हो जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है होमोटॉपिक डिवीज़न। इसमें ये होमोटॉपिक डिवीज़न जो है वह ये समसूत्री विभाजन के समान होता है, और इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो समान ही होता है, ठीक है। कोई आधा नहीं होता, जितना होता है उतना ही फिर से उसमें होता है, जैसे माइटोसिस में होता है। तो और इसके हेटरोटॉपिक और होमोटॉपिक दोनों के बीच में एक इंटरफेस होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक अलग है, ठीक है, अलग नहीं इसी में है, लेकिन इसको नहीं देखेंगे। तो हेटरोटॉपिक डिवीज़न जिसमें क्या है, आधी हो जाती है क्रोमोसोम की संख्या, ठीक है। तो यह 5 स्टेप होता है, ये प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस। इसमें फर्स्ट इसलिए बोल रहे हैं, ध्यान देना, ताकि इसी स्टेप का क्या है, एक सेकेंड होगा, ठीक है। तो उसमें सेकेंड पढ़ेंगे, और इसमें जो प्रोफेज फर्स्ट है वो सबसे लंबा होता है, और मियोसिस में सबसे लंबा होता है, माइटोसिस में नहीं होता है, ठीक है। तो इसे याद रखना, प्रोफेज फर्स्ट 5 स्टेप होता है। ये है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकानेसिस। तो इसमें कुल 5 स्टेप होता है प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक है। और शुरुआत करें तो सबसे पहले लेप्टोटीन, ठीक है। लेप्टोटीन यहाँ पे आपको ना एक कोशिका दिखाई दे रहा है, उसका केंद्रक दिखाई दे रहा है, उसमें आपको क्रोमेटिन नेटवर्क दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ एक सेंट्रोसोम है, ठीक है। ये क्रोमेटिन नेटवर्क तब दिखाई देता है जब कोशिका से जल, या वह हम वाटर कहते हैं, वो डिहाइड्रेट हो जाता है, ठीक है। यानी पानी बाहर निकलता है तभी क्रोमेटिन नेटवर्क दिखाई देते हैं। और इसमें क्या है, आपको पानी जैसे जैसे निकलता चला जाता है तो जो क्रोमोसोम है वो थोड़ा सिकुड़ जाता है और स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यहाँ पे आपको लंबे पतले क्रोमोसोम दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ क्रोमोसोम को क्रोमोनिमेटा कहते हैं, ठीक है। तो लेप्टोटीन में एक शब्द है क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा मतलब आप लिखना बराबर करके लंबे एवं पतले गुणसूत्र। और जो क्रोमोसोम है उसके आपको छोटी छोटी रचनाएं दिखाई देती है, वो क्रोमोमियर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो गुणसूत्र की संख्या है वो अन्य कोशिकाओं के गुणसूत्र के समान ही होती है, डाइप्लोड होते हैं, मतलब 46 संख्या में 46 गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन ये यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे एक चीज़ नहीं बताई, ये यहाँ पे 4 गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे होते हैं, 46 होते हैं। यहाँ पे यह देखो लाल और नीला दिखाई दे रहा है। ये लाल और नीला इसलिए रखा है ताकि क्रॉसिंग ओवर हो तो वहाँ पे आपको अच्छे से स्पष्ट दिखाई पड़े कि क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है। तो जाइगोटीन में क्या होता है, समजात गुणसूत्र जोड़े में व्यवस्थित होता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। एक
नीला और एक लाल आपस में जुड़ गए, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं समझना कि नीला अलग है लाल अलग है, ये दोनों समजात गुणसूत्र है, ठीक है। कलर मैंने रखा है अलग अलग, ठीक है, ताकि आपको पता चले क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, ठीक है। तो और जानने के लिए कि कौन सा गुणसूत्र कहाँ क्या क्या हो रहा है, उसके लिए कलर मैंने रखा है। तो जब समजात गुणसूत्र आपस में जुड़ जाते हैं, सट जाते हैं एक दूसरे के साथ, तब इस स्थिति में इन गुणसूत्रों को बाइवेलेंट कहते हैं। बाइ मतलब होता है दो, देखो दो, और वेलेंट मतलब होता है जोड़ा, दो की जोड़ा बना लिया, ठीक है। तो इसी अवस्था को ही बाइवेलेंट कहते हैं। और यहाँ पे देखो जो सेंट्रोसोम है वो केंद्रक के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं और एस्टल रेस का निर्माण करना शुरू कर देता है। और जो केंद्रिका दिखाई दे रहा है उसमें प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण होता है, जिसके कारण केंद्रिका क्या है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब इसके बाद आता है पैकेटिन। जाइकोटिन में याद रखना बाइवेलेंस थे, ठीक है। बाइवेलेंस क्या था, समजात गुणसूत्रों का जोड़ा था, ठीक है। और लेप्टोटिन में क्या था, क्रोमोनेमिटा। क्रोमोनेमिटा मतलब लंबे एवं पतले गुणसूत्र, तो इसे याद रखना। पैकेटिन में क्या होता है, जो बाइवेलेंट है समजात गुणसूत्र वो और सिकुड़ जाता है और मोटे हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है जोड़े में है बाइवेलेंट, ये लंबाई में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है, यानी आधा आधा बट जाते हैं। तो देखो एक नीला जब विभाजित होगा तो दो नीला बना लेंगे, मतलब दो हो जाएंगे, आधे विभाजित होंगे तो। और एक लाल क्रोमोसोम देखो वो लाल भी विभाजित होकर एक लंबाई में विभाजित हो जाता है। जैसे आप खीरा को लंबाई में काटोगे दो टुकड़े हो जाएंगे ना, वैसे ही आधा आधा। तो यहाँ पे आपको दो नीले में और दो लाल में गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं, यानी यहाँ पे लंबाई में आधे आधे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चार हो गए यहाँ पे गुणसूत्र, और ये चार गुणसूत्र नहीं कहेंगे, अब अर्ध गुणसूत्र कहेंगे। अर्ध गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमेटिड्स कहते हैं। और यहाँ पे चार का जोड़ा बन गया, ठीक है, मतलब टेट्रावैलेंस हो गए। बाइवेलेंस के बाद टेट्रावैलेंस। टेट्रा मतलब होता है चार, वैलेंट मतलब होता है जोड़ा, चार की जोड़ा बन गई इसमें एक मातृ होता है, एक पितरी क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है। तो आगे ये है कि इसी टेट्रावैलेंट में क्या होता है, कहीं कहीं पे क्रोमोसोम टूट जाता है, ठीक है। और वो टूट कर इधर उधर बिखरता नहीं है, वो एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। जैसे ये देखो नीला वाले देखो उसके ऊपरी छोर में लाल लाल दिखाई दे रहा है, और अब लाल वाला देखो उसके ऊपरी छोर में नीला नीला दिखाई दे रहा है। तो टूटने के बाद क्या होता है, एक दूसरे के अगले अगले मतलब अगले छोरों में जुड़ जाते हैं। इसे ही कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को हिंदी में जीन विनिमय कहते हैं। और ये इस टॉपिक यानी या जीव विज्ञान में ये क्रॉसिंग ओवर बहुत महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। इससे क्या जीन आदान प्रदान होता है, तो ये है। और क्रॉसिंग ओवर के बाद ना ये पैकेटिन स्टेज खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है, ये डिप्लोटिन उसी समय से शुरू हो जाता है जब टेट्रावैलेंट बनना शुरू होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ना जो टेट्रावैलेंट है उसको एक्स के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, देखो, ठीक है, एक्स के रूप में हो गया, ये टेट्रावैलेंट ही है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो टेट्रावैलेंट है मतलब चार क्रोमेटिड्स है, अब दो दो के रूप में अलग होना शुरू कर देते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक्स के रूप में उलझे हैं, लाल नीला, ठीक है, जहाँ पे उलझे हैं उस स्थान को ही किएजमेटा कहा जाता है, ठीक है। तो डिप्लोटिन में आप रखना याद किएजमेटा, ठीक है। तो ये है। अब इसके बाद आता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं है, ठीक है, एक डाइकाइनेसिस होगा।
डाइकाइनेसिस में क्या होता है, जो कीजेमेटा है, जो एक्स के रूप में उलझे थे, अब वो पूरी तरह से अलग हो जाता है। अब जब क्रोमोसोम पूरी तरह से अलग हो गया तो वो अब टेट्रावेलेंट नहीं रहा, अब वो बाइवेलेंट बन गया। और ये बाइवेलेंट और अधिक छोटे हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं, और वे केंद्रक के दीवार के निकट क्या चले जाते हैं, ये मतलब पास में। और यहाँ पे जो केंद्रक झिल्ली है और केंद्रिका है वो लुप्त हो जाती है। यहाँ पे जो सेंट्रोसोम दिखाई दे रहा है, सेंट्रोसोम जो रिंग के अंदर एक टी आकार का दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो पूरा सेंट्रोसोम है, ठीक है। वो टी आकार का दिख रहा है वो सेंट्रियोल है, ठीक है। पूरा को कहते हैं सेंट्रोसोम, और जो टी आकार का दिख रहा है ना वो सेंट्रियोल है। तो सेंट्रोसोम क्या अलग हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर का निर्माण यही होता है, ठीक है। अब ये स्टेज खत्म हो गया, डाइकाइनेसिस भी खत्म हो गया और प्रोफेज फर्स्ट भी खत्म हो गया। प्रोफेज के बाद होता है हमेशा मेटाफेज। मेटा का मतलब होता है मध्य, यानी इसमें दो तरह की चीज़ें मध्य होता है। पहला ये कि जो सेंट्रोसोम है उससे क्या है, वो निकलता है, स्पिंडल फाइबर निर्माण हो जाता है ना, तो वो स्पिंडल फाइबर के दोनों ओर एक मध्य रेखा खाली जगह होता है, ठीक है। उसको मध्यवर्ती रेखा कहते हैं, या इसको इंग्लिश में इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। इसी इक्वेटोरियल लाइन में सारे गुणसूत्र आके जम जाते लाइन से, तो मध्य में आने के कारण ही इस स्टेज को मेटाफेज कहा जाता है, और ये मेटाफेज फर्स्ट है, ठीक है। मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, जो बाइवेलेंस है, बाइवेलेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि टेट्रावेलेंस खत्म हो गया था ना, ठीक है। बाइवेलेंस में क्या होता है, उसके जो सेंट्रोमियर है, एक्स के आपको दिखाई दे रहे एक्स के जो बीच में एक पीले रंग का गोलाकार है, ये सेंट्रोमियर है। यहाँ जो सेंट्रोमियर है वो स्पिंडल फाइबर से चिपक जाता है, ठीक है। और ये जो चार बाइवेलेंस दिख रहे हैं, अब इन चारों बाइवेलेंस में क्या है, विकर्षण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या है, वे विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक जानने की बात यह है कि ये एनाफेज फर्स्ट है। एनाफेज में क्या होता है, समसूत्री विभाजन में बता रहा हूँ, ठीक है। माइटोसिस में वहाँ पे ये जो सेंट्रोमियर है वो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है, गुणसूत्र दो अलग अलग गुणसूत्र में बट जाते हैं। यहाँ आपको नहीं बटा है, यहाँ पे मतलब कह रहा हूँ कि यहाँ पे गुणसूत्र बटता नहीं है, मेटाफेज बोलता हूँ एनाफेज फर्स्ट में, ठीक है। लेकिन गुणसूत्र हेटरोटॉपिक डिवीजन यानी मियोसिस फर्स्ट में क्या है, मैंने आपको पैकेटिन बताया था ना, प्रोफेज फर्स्ट का पैकेटिन स्टेज में, वहाँ पे आपको बताया था कि जो बाइवेलेंट है वो लंबाई में विभाजित हो जाते हैं। मतलब मैं आपको बताया था ना, खीरा को लंबाई से काटेंगे तो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा करके। तो हाँ, गुणसूत्र मियोसिस फर्स्ट कहें या हेटरोटॉपिक डिवीजन कहें, मतलब या प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कहें, इसमें गुणसूत्र पैकेटिन में ही विभाजित होता है, ठीक है। और जब अर्ध गुणसूत्र बोलता हूँ, मतलब अर्धसूत्री का सेकेंड स्टेज चालू होता है, तो वहाँ एनाफेज सेकेंड में बटेगा, ठीक है, गुणसूत्र। तो इस चीज़ को याद रखना। मियोसिस मतलब माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस के एनाफेज में गुणसूत्र बट जाते हैं, और अभी मैं मियोसिस सेकेंड शुरू करूँगा इसके बाद, ठीक है। उसमें क्या है, एनाफेज सेकेंड में गुणसूत्र अलग होंगे, लेकिन इस स्टेज में एनाफेज फर्स्ट में गुणसूत्र अलग नहीं होते हैं भैया, ठीक है। इससे पहले पैकेटिन में अलग हो जाए रहता है गुणसूत्र हमारा, ठीक है। और पैकेटिन में अलग होता है, इसलिए खीरा, देखो खीरा को हम सीधा काटेंगे तो आधा आधा हो गए ना भाई, तो
वहीं पे पैकेटिन में जो आधा हो जाता है गुणसूत्र, इसीलिए क्या होता है, इस हेटेरोटॉपिक डिवीज़न में या मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न में हमारा जो 46 गुणसूत्र होते हैं अब वो 23 हो जाता है। ठीक है, तो वो उसका कारण है पैकेटिन जो अवस्था था वहाँ जो घटना घटी उसी के कारण ही आधी गुणसूत्र हो जाती है। अब टीलोफेज फर्स्ट आता है। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, ये जस्ट वैसा ही है जैसे प्रोफेज का होता है ना, पानी निकलता है फिर क्रोमेटिन नेटवर्क दिखाई देते हैं, फिर गुणसूत्र दिखाई देते हैं और सिकुड़ते हैं, ठीक वैसे जस्ट उल्टा होता है। इस टेलोफेज में क्या होता है, जल का भराव होता है कोशिका में फिर से। तो जो क्रोमोसोम है वो क्या है, क्रोमेटिन नेटवर्क के क्रोमेटिन नेटवर्क जैसे हो जाते हैं, मतलब धागे के रूप में हो जाते हैं फिर से। और यहाँ पे जो गुणसूत्र है वो वी या एल या यू के आकार में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी ये क्रोमेटिन नेटवर्क नहीं के रूप में नहीं दिखाई दे रहा है, ये साइटोकाइनेसिस के बाद विश्राम अवस्था आएगा ना, उसमें ये पूरी तरह से ये हो जाएगा, क्रोमेटिन नेटवर्क बन जाएगा। तो टेलोफेज के बाद लास्ट साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, तो सिंपल सा कोशिका द्रव्य के विभाजन कैसा होता है, एक खांच बनता है। ठीक है, और वो पूरे मध्य तक जाता है जिससे दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इन दोनों जो पुत्री कोशिका है उसमें मातृ कोशिका का ठीक आधी गुणसूत्र है। ठीक है, मतलब 46 का आधा 23 दोनों में है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, कोशिका इंटरफेज यानी विश्राम अवस्था में चला जाता है और यहाँ पे डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता। यानी डीएनए का रिप्लिकेशन मतलब डीएनए खुद की एक अपनी कॉपी बनाने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पे डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं हो रहा, मतलब यहाँ का जो गुणसूत्र है वो 23 का 23 ही रहेगा। ठीक है, जब डीएनए रिप्लिकेशन नहीं हो रहा है। तो जस्ट इसके बाद क्या होता है, अब मियोसिस सेकेंड शुरू हो जाता है, जिसको होमोटाइपिक डिवीज़न कहते हैं और इसको मियोसिस सेकेंड भी कहते हैं ना। ठीक है, और पहले वाले को नहीं बताया था शायद, हेटेरोटॉपिक डिवीज़न को मियोसिस फर्स्ट कहेंगे और होमोटाइपिक डिवीज़न को मियोसिस सेकेंड भी कहते हैं। ठीक है, तो मियोसिस सेकेंड या होमोटाइपिक डिवीज़न दोनों एक ही शब्द है, मतलब एक ही प्रोसेस के लिए। तो ये जो होमोटाइपिक डिवीज़न है ये बिल्कुल समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस के समान ही होता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य यह है कि जो हमें मियोसिस फर्स्ट से जो दो केंद्रक प्राप्त हैं उसमें जो 23 क्रोमोसोम हैं वो अभी डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड मतलब समझते हो, आपने लकड़ी का कभी सरिया देखे होंगे तो उसमें दो स्टैंड होते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो डबल स्टैंडर्ड है, यानी यहाँ पे क्रोमोसोम अभी भी एक सके फॉर्मेट में है। अभी आपको दिखाई दे रहा है, अभी कमल की पुष्प की तरह दिखाई दे रहा है, चार पंखुड़ी की भांति। ठीक है, ये एक सके फॉर्मेट में ही है। चूँकि क्या जो स्पिंडल फाइबर है वो सेंट्रोमियर को पकड़ के खींचा था, इसीलिए ये अभी कमल की पुष्प की भांति दिखाई देता है इसमें। ठीक है, जब हम प्रोफेज सेकेंड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको फिर ये एक सके फॉर्मेट में दिखाई देंगे। तो अभी डबल स्टैंडर्ड है और मियोसिस जब सेकेंड होगा तो ये डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्टेड हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, मतलब विभाजित हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो मियोसिस सेकेंड का उद्देश्य यही है कि सिंगल स्टैंडर्ड वाले क्रोमोसोम बनाया जाए ताकि नर युग्मक और मादा युग्मक जो कोशिकाएं बनते हैं, शुक्राणु अंडाणु, उसके लिए क्या कहें कि सूटेबल हो। ठीक है, तो बस इसका यही उद्देश्य है, डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में बनाना। ठीक है, मियोसिस सेकेंड का। तो होमोटाइपिक डिवीज़न या मियोसिस सेकेंड में इसमें होता क्या है,
गुणसूत्र की संख्या समान होती है। तो यहाँ पे 23 गुणसूत्र को लेंगे, यहाँ पे जोड़ा नहीं बोल रहा हूँ ना, 23 गुणसूत्र इसमें, 23 गुणसूत्र इसमें है, तो 23 को लेकर जब ये विभाजन करेगा मियोसिस सेकेंड या होमोटाइपिक डिवीजन सेकेंड, तो 23 गुणसूत्र वाले ही दो और गुण कोशिका बनेंगे, इस तरह से 4 हो जाएंगे। ठीक है, 2 को लेकर जा रहा है तो 2 का 2 और बनेगा, मतलब एक और बनेंगे इनसे, तो 4 हो जाएंगे। 5 स्टेप है, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टेलोफेज सेकेंड, उसके बाद साइटोकाइनेसिस है। ठीक है, तो सेम टू सेम वैसा ही होता है। इसमें क्या होता है प्रोफेज सेकेंड में कि जल का निकास होता है, बाहर निकलता है, फिर क्रोमेटिन जो जाल है इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क बोलते हैं, वो संकुचित हो, मतलब संघनित होकर क्या है गुणसूत्र के रूप में या गुणसूत्र का रूप धारण कर लेता है, जिससे गुणसूत्र मोटे और घने हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको सेंट्रोसोम दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जस्ट इसके बाद चलते हैं सीधा मेटाफेज सेकेंड में। मेटा का मतलब वही है मध्य, हमेशा याद रखना। इसमें क्या होता है, केंद्रक और केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रोसोम विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर, एस्ट्रल रेस निकलती है, एस्ट्रल रेस निकलने के बाद स्पिंडल फाइबर बनाती है। ठीक है, और मध्य में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर के दोनों बीचों बीच एक स्थान बनता है, उसको इक्विटोरियल लाइन बोलते हैं, उसमें गुणसूत्र जाके जम जाते हैं लाइन से। ठीक है, और यहाँ पे ये भी होता है कि जो स्पिंडल फाइबर है वो सेंट्रोमियर से जाके जुड़ जाते हैं। ठीक है, चिपक जाते हैं। अब इसके बाद ये स्टेज खत्म होता है, फिर आता है एनाफेज सेकेंड। एनाफेज में हमेशा ये होता है कि जो सेंट्रोमियर है एक्स के आकार का है, एक्स आकार का दिख रहा है गुणसूत्र, उसके बीच में एक गोलाकार है, देखो यहाँ पे वो पीले रंग का क्या है, टूट जाता है, तो मतलब विभक्त हो जाता है, 2 सिंगल स्टैंडर्ड बना लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जब सेंट्रोमियर अलग अलग हुए तो आपको दिखाई दे रहे क्षण के रूप में दोनों ओर अलग हो गए हमारा क्रोमेटिड से। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्स के फॉर्मेट में रहेंगे उसको, यानी डबल स्टैंडर्ड रहेंगे उसको सिंगल स्टैंडर्ड बनाना ही ये मियोसिस सेकेंड का उद्देश्य होता है। तो आपको दिखाई दे रहा है क्षण के भांति सिंगल स्टैंडर्ड। तो अब यह क्रोमेटिड से कहलाएंगे, क्योंकि आधे हो गए ना, तो इसलिए आधे को अर्ध गुणसूत्र बोलते हैं, अर्ध गुणसूत्र को क्रोमेटिड से कहा जाता है। तो ये दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं, मतलब दोनों ओर के जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिड्स है, वो ध्रुवों की ओर चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में एक विकर्षण उत्पन्न होता है, और ये दोनों तरफ के जो काले रंग का स्पिंडल फाइबर दिख रहा है ये अपनी ओर खींचता भी है क्रोमेटिड्स को, तो जिससे क्या होता है पूरी तरह से ध्रुवों की ओर चले जाते हैं क्रोमेटिड्स, या हम कह सकते हैं क्रोमोसोम। इसके बाद ये स्टेज खत्म और टेलोफेज आता है। तो टेलोफेज सेकेंड में क्या होता है, ठीक वैसा ही होता है जो प्रोफेज सेकेंड में हुआ था। ठीक है, प्रोफेज मतलब पहले स्टेज और ये टेलोफेज स्टेज एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, इसमें फिर से जल का भराव होता है, और जल के भराव होने से पहले क्या होता है, इसमें केंद्रक का झिल्ली बन जाता है, केंद्रिका का पुनर्निर्माण हो जाता है, फिर जल का भराव होता है। जल के भराव होने से क्या होता है, गुणसूत्र फैल जाता है, जल मिलने से तो धागे के समान नेटवर्क बना लेता है, जिसे क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है, बस इतना ही होता है। और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस आपको मालूम है खांच बनाते हुए जाता है जंतु में ना। ठीक है, समसूत्री विभाजन में बताया था पादप में कैसे होता है। ठीक है, तो पादप में कैसे होता है समसूत्री विभाजन में देख लेना। ठीक है, तो बस इस तरह से क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन में
एक हमने कोशिका लिया था, अब 4 कोशिका हो गई। हमने एक लिया था द्विगुणित कोशिका यानी डायप्लॉइड। डायप्लॉइड मतलब समझना, डाई मतलब होता है 2, ठीक है, 2 का गुणा, ठीक है, डाई मतलब होता है 2 का गुणा। तो डायप्लॉइड कोशिका लिए थे जिसमें 46 गुणसूत्र थे। अब बन गए 4 कोशिका जो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड मतलब आधा, हाफ। देखो हैप्लॉइड में HAP है सामने, हाफ, हाफ मतलब आधा, आधा आधा, ठीक है। तो सभी में 46 मतलब हमने लिए थे एक कोशिका जिसमें 46 गुणसूत्र थे। अब इन चारों में 23 गुणसूत्र है, ठीक है। तो ये है अर्धसूत्री विभाजन का कार्य, जिसमें जनन अंगों के लिए, जनन प्रक्रिया के लिए क्या है, अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करता है, हैप्लॉइड कोशिकाओं का, ताकि जब नरजनक और मादाजनक का दोनों का जो हैप्लॉइड कोशिका मिले तो पूरा वो डायप्लॉइड कोशिका बन जाए, ठीक है। तो ये है। और इसके महत्व के बारे में जाने तो ये है कि इसमें जीनों का क्या होता है, अच्छा सा मिश्रण होता है नरजनक और मादाजनक दोनों में, ठीक है। और संतानों में अच्छे गुणों का समावेश की संभावना अधिक होती है। और गुण मतलब यहाँ ये है कि रंग से, लंबाई से शरीर की, चौड़ाई से शरीर की, और जैसे बाल, ठीक है। तो ऐसा संस्कार का नहीं ना, जैसे गुस्सा रहा है या दयालु है, इसका नहीं, ठीक है। जेनेटिक शरीर की, ठीक है। तो उन गुणों का एक्सचेंज होता है। और बस इतना ही है इस टॉपिक में, ठीक है। जो आपको कंटेंट चाहिए वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है मियोसिस, जिसमें 2 चीज़ें होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। इस तरह से ये समाप्त हो जाता है। मियोसिस सेकेंड को हमेशा याद रखना, ये माइटोसिस के समान ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। आप माइटोसिस को लिख सकते हैं यहाँ पे। बस लास्ट में आपको लिखना होता है कि एक जो द्विगुणित कोशिका लिए थे उससे 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हुआ, बस इतना लिखना है, ठीक है।